आज हम लोग पढ़ेंगे साम्यवाद और समाजवाद। हिस्ट्री का यह चैप्टर नंबर 2 है। हम लोग समझेंगे कि आखिरकार समाजवाद क्यों आया, साम्यवाद क्या है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। साम्यवाद में क्या लोगों की भूमिका होती है, सरकार की क्या भूमिका होती है, समाजवाद में लोगों की क्या भूमिका होती है, सरकार की क्या भूमिका होती है। यही सब चीज हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्लाइड पे, पहला स्लाइड पे, और देखते हैं कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि समाजवाद क्या है। देखो, एक चीज आपको हम बता देते हैं और उसको गौर करना है कि औद्योगिक क्रांति जब पढ़े होइएगा कि औद्योगिक क्रांति आया, तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज जो है ना, समाज जो था वह दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक जो थे पूंजीपति वर्ग थे और दूसरा था क्या बोलते हैं उसको, मजदूर वर्ग। तो समाज जो है दो रूपों में बट गया। दो मतलब एक पूंजीपति वर्ग होते थे, दूसरा मजदूर वर्ग होते थे। पूंजीपति वर्ग क्या होते थे? जिसके पास पूंजी, मतलब पूंजी में क्या होता है, जिसके पास धन हो, अत्यधिक धन हो। धन जिसके पास होगा तो ऑटोमेटिक उन लोगों का शोषण करेगा जो छोटे लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं। तो जो पूंजीपति लोग जो थे वह मजदूर वर्ग का शोषण करते थे, और शोषण नहीं करते थे, अधिक मात्रा में शोषण करते थे। कहने का अधिक मात्रा कम कहने का अर्थ से क्या हुआ कि वह हर तरीके से वह मजदूरों का शोषण करते थे। तो होना ही था कि अगर कोई चीज अति हो जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा ही। तो समाज जो है आखिरकार साम्यवाद कैसे आया, साम्यवाद की क्या अपनी रणनीति है, समाजवाद की क्या अपनी रणनीति है, तो इसी सब को पढ़ेंगे। समाजवाद देखो, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिरकार जो पूंजीपति है, पूंजीपति कहां से आया है। तो यहां पर एक चीज देखो कि पूंजीवाद क्या है। हम इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाए हुए हैं कि पूंजीवाद क्या है। मतलब तो हम बताए हुए हैं कि एक प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। सीधा समझो कि जो उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है, कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो वही क्या कहलाता है, पूंजीवाद कहलाता है। साथ साथ पूंजीवाद में हम देखते हैं कि यह सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधियों का क्या करता है, विरोध करता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है। इसका पूंजीवाद का जो मेन मकसद ही होता है कि अत्यधिक मुनाफा कमाना। तो पूंजीवाद का जो एग्जाम्पल अगर लेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन सभी राज्यों, इन सभी देशों में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है। उसके बाद आप लोग उपनिवेशवाद से भी परिचित होंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। तो आपको पता है कि जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश होता है, जो मजबूत कंट्री होता है, वो किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहा जाता है। आता है पहले व्यापार करने के दृष्टिकोण से, और जब देखता है कि वहां का लोग भोला भाला है तो उसको क्या करता है, वो शोषण करने लगता है। इसमें तानाशाही शासन होता है जो संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो उपनिवेश एक तरह से, जैसे कि अगर समझिएगा कि इंग्लैंड का उपनिवेश भारत भी था, और ये भारत ही क्या, दुनिया के लगभग देश इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड और फ्रांस का उपनिवेश था। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, वह किस लिए हुआ था कि हम बड़ा तो हम बड़ा। तो इसीलिए यह सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। आखिरकार बाद में जो है फ्रांस हार गया। फिर अमेरिका की स्वतंत्रता कैसे हुई, उसमें फ्रांस उसको कैसे सहयोग किया, ये सभी 9th क्लास में पढ़ना है, और इस सभी चीज से आप लोग परिचित हैं। तो मेन आपको यहाँ समझना था उपनिवेशवाद और पूंजीवाद क्या है। जो आप अभी समझ गए, पूंजीवाद क्या होता है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता,
निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। इस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। और यही अगर हम समाजवाद की बात करें, तो समाजवाद में क्या होता है? इस पर सरकार का अधिकार होता है। इसमें सरकार जो है सोशल वेलफेयर का काम करता है। उत्पादन के साधनों पर अधिकार जो है सरकार का अधिकार होता है, तो वह समाजवाद हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछ ले कि हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है, वह पूंजीवादी है कि या समाजवादी है? जल्दी माइक ऑन करके हमको बताइए ज़रा कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था जो है वह पूंजीवादी है या समाजवादी है? मिश्रितवादी। मिश्रित है। मतलब कि हम लोग जो इकोनॉमी को देख रहे हैं, वह मिक्स्ड इकोनॉमी है। कहने का सेंस क्या है कि हम लोग पूंजीवाद का भी समर्थन करते हैं और समाजवाद का भी समर्थन करते हैं। तो यह चीज़ से अगर परिचित हो गए, तब यहाँ पर आप देखिए कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब आप हमको यहाँ बताइए कि आपके यहाँ सरकार द्वारा समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव किया जाता है? अरे भेदभाव तो बहुत है, लेकिन सरकार के द्वारा डायरेक्ट रूप से भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाता है। और अगर आपके विरुद्ध आप कोई चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रहा है कोई काम, तो आप क्या करते हैं? कोर्ट में जाकर उसका लड़ाई लड़ते हैं और कोर्ट आपको क्या करता है? आपके हित में फैसला देता है। तो कहने का सेंस ये है कि समाजवाद वो है जिसके तहत समाज के किसी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, समाजवाद कहलाता है। यह राज्य को अपनाना चाहता है, यह चाहता है कि राज्य हो, यह सभी वर्गों के समन्वय की बात करता है, यह आपसी समन्वय की बात करता है, यह कोऑर्डिनेशन की बात करता है। लेकिन पूंजीवाद में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूंजीवाद में क्या होता है, उसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का हाथ होता है। निजी व्यक्ति उसका प्रबंध करता है, कैसे हमको। और कोई भी व्यक्ति जो निजी निजी मतलब उसका जो सोच होगा वह निजी रूप से होगा, तो वो हमेशा सोचेगा कि हमको प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो हमेशा समाज समझेगा कि प्रॉफ़िट जो है हमको अत्यधिक हो। तो पूंजीवाद में वो था, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं है। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो है 1827 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछता है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो आप बताएँगे कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। अब जो है कह रहा है कि ठीक है, समाजवाद तो हम समझ गए, तो समाजवादी जो विचारधारा था, जो सोशलिज्म विचारधारा के लोग थे, वो कौन-कौन थे? तो जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती थी, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जो मज़दूरों के बारे में सोचा करते थे, समाजवादी कहा जाता था। इसमें मुख्य रूप से सेंट साइमन है। कौन-कौन है? तो सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, उसके बाद है कार्ल मार्क्स। ये सभी क्या थे? ये सभी समाजवादी थे। फिर एंगल्स हो गया मतलब ये सभी क्या है? समाजवादी लोग थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन समाजवादी नहीं है? और ऑप्शन दे के कुछ पूछ लेगा। तो यहाँ पर इन नामों को आप क्या करेंगे? याद करेंगे। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, ये सभी क्या थे? समाजवादी थे। तो कहने का सेंस ये है कि अभी हम लोगों ने समाजवादी, पूंजीवाद, समाजवादी विचारधारा के कौन-कौन से लोग थे जिन्होंने मज़दूरों के बारे में सोचा करते थे। ये सभी क्या थे? समाजवादी विचारधारा के लोग थे। अब आता है कि साम्यवाद क्या है? अब यहाँ हम समझते हैं कि साम्यवाद क्या है? साम्यवाद, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कम्युनिज्म में क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था
जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। देखो इसमें क्या होता है, समाज में सभी लोगों के पास समान अधिकार होता है। समान अधिकार होता है, कम्युनिज्म कहलाता है। यह जो है वर्ग विहीन यह वर्ग विहीन है। यह वर्ग विहीन मतलब क्या होता है कि क्लास में लोग बंटे हुए इसमें नहीं होते हैं। कोई धनी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है। आज हमारा समाज क्या है, कास्टिज्म में बटा हुआ है। अरे कास्टिज्म में क्या, अगर ऊपर से तुम लोग लोगे तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी कितने भागों में बांट दिया गया है कि हमको पता तक नहीं चलता है कि हम लोग कितने भागों में बटे हुए हैं। और सबका एक ही सोच होता है, यह जो समाज को बांटने का जो था, जो समाज को जो बांटने का मकसद एक ही था, सिर्फ अपना फायदा। यह लोगों के हित के बारे में नहीं सोचता है। यह जो है, तो इसलिए जो साम्यवाद कहता है, कम्युनिज्म कहता है कि हम वर्ग विहीन की बात करते हैं, वर्ग विहीन समाज की हम चाहिए, हमको वर्ग विहीन समाज चाहिए। समाज के सभी लोग समान हों, समाज में सभी समान हों, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जाति प्रथा का विरोध करता है यह। आर्थिक रूप से सभी सशक्त हो। पैसा अगर किसी के पास है तो किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, किसी के पास कम पैसा नहीं रहेगा, सबको इक्वल रूप से डिवाइड करो, यह साम्यवादी कहता है। और समाजवाद क्या कहता है, तो यहीं पे अगर साम्यवाद और समाजवाद को तुम देखोगे तो यहीं पर आपको हम बता देते हैं। अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण उस पर होता है। और सरकार का जब नियंत्रण हो गया तो यह सरकार कहता है कि वर्ग की बात करता है कि तुम जितना पैसा, तुम जितना मेहनत करोगे, तुम जितना मेहनत करो हम उतना तुमको सैलरी देंगे। आज आप अपने यहाँ देख लीजिए, अपने यहाँ देख लीजिए कि जो व्यक्ति अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको सैलरी ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन साम्यवाद में कहता है कि तुम कितना भी काम करो ना करो उससे मतलब नहीं है, सभी बराबर है। यह वर्ग की बात करता है और यह वर्ग विहीन की बात करता है। तो साम्यवाद और समाजवाद में मेन रूप से छोटा अंतर अगर देखेंगे, मेन और छोटा अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर यही है कि यह वर्ग विहीन की बात करता है और यह वर्ग की बात करता है, यह क्लास की बात करता है और यह क्लास विहीन की बात करता है। साम्यवाद कहता है कि सभी समान है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, सभी रूप से समान है। लेकिन समाजवाद कहता है कि हम वर्ग में बांटेंगे, जो पैसा कमाएगा, जो जितना काम अत्यधिक काम करेगा उसको उतना हम पैसा देंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे। हालांकि सरकार सोचती है उसके लिए भी, जैसे अपने यहाँ भी अगर देखिए समाजवाद की बात करेंगे तो हमारे यहाँ समाजवादी भी है। आप अपने ही अगर एरिया में देखिएगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कमाते हैं और फिर भी सरकार उसका रख रखाव कर रहा है। जैसे बीपीएल हो गया, बीपीएल में आप देखते होंगे कि 2 रुपए किलो अनाज मिलता है। अब तो वो सुनते हैं फ्री है, अभी सरकार फ्री दे रही है। हालांकि फ्री क्या दे रही है, एक और आपसे फ्री फ्री दे रहा है और दूसर ऊपर से 2 रुपए केजी, 2 × 25 अगर कर दोगे तो 50 रुपया के सामान देगा, 150 रुपया हर महीने ले रहा है। तो यह चीज आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग को सीधा उंगली समझ में आता है, टेढ़ा उंगली समझ में नहीं आएगा। तो यह चीज यह यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और अधिकांश इसमें कौन होते हैं, तो अधिकांश उसमें वही होते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वह कहेंगे क्या कि सब खियबै यही तो हम वोट केकरा दें। तो लोगों का सोच है, इस सोच को बदलना होगा। तो अब बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उसके बाद समाज जो है 2 वर्गों में बंट गया। एक था, अभी हम आपको बताए हैं, बोलिए जल्दी, एक क्या था,
बोलो। पूंजीवादी। पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। यही ना था कि औद्योगिक क्रांति के बाद समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, और एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या था? श्रमिक वर्ग। समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे? सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, बोलो बोलो। रॉबर्ट ओवेन। अरे सेंट साइमन हो गया, फेरियर हो गया, लुई बला हो गया, रॉबर्ट ओवेन हो गया, एंगेल्स हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया। इनमें देखो, इनमें सबसे फेमस कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स। इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो इसके लिए चिंता आप नहीं कीजिए। तो कहने का सेंस है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? अगर इतना आ गया तो बोलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस वो सर। अब है कि समाजवादी जो है दो तरह के होते थे। जो समाजवादी लोग थे वह दो तरह के होते थे। एक होते थे आरंभिक समाजवादी। एक जो होते थे वह आरंभिक समाजवादी थे। जो कार्ल मार्क्स से जो पहले के समाजवादी थे, देखो कार्ल मार्क्स के एक पहले का समाजवादी है और एक कार्ल मार्क्स के आने के बाद के समाजवादी है। तो जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहा गया है। इन्हें ही यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। यूटोपियन का क्या अर्थ होता है? जो स्वप्नदर्शी हो, जो सपना देखता है। और सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे, जिनका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार उसका पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। जिसको जितना कैपेसिटी है, वह कितना कैपेबल है, उनके अनुसार उसको काम मिले और काम के अनुसार उसका पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। ये औद्योगिकरण के खिलाफ थे, या नहीं चाहते थे कि औद्योगिकरण हो। और जरा एक चीज यहां पर आप लोग माइक ऑन कीजिए और मुझे जरा बताइए, क्या औद्योगिकरण अभी के रेशियो में देखा जाए, अभी के अभी के टाइम के अनुसार देखा जाए, अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो क्या औद्योगिकरण अच्छा है कि खराब है? जल्दी बताइए। खराब है। औद्योगिकरण खराब है। और कोई? है। क्या? अच्छा है। अच्छा है। अभी देखिए, अभी दो ही जवाब दिया, दो व्यक्ति ही जवाब दिया, उसमें आप अलग अलग आपका जवाब आ गया। कोई कह रहा है खराब है, कोई कह रहा है अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचिएगा तो यह अच्छा भी है और खराब भी है। यह दोनों है। आज आप घरे बैठे हुए हैं और हम आपको यहां से पढ़ा रहे हैं। कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई फ्रांस में बैठा हुआ है, और उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सीधा हम कनेक्ट कर ले रहे हैं। वह क्या कर रहा है हम उसको देख ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी आया है। तो एक तरह से तो कहेंगे कि टेक्नोलॉजी भी खराब है और टेक्नोलॉजी भी अच्छा है। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज में अगर अगर सही मायने में देखें कि नया कोई भी चीज आता है, तो वह अच्छा और बुरा दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, मिक्स्ड होता है। तो यही है कि आरंभिक जो समाजवादी थे, जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी थे, को आरंभिक समाजवादी कहा गया है। वह यूटोपियन थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूटोपियन समाजवादी किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को यूटोपियन समाजवादी कहा गया है। उसमें पहला जो थे सेंट साइमन थे, जिनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार उसका वेतन भी मिलना चाहिए, उसकी मजदूरी भी मिलना चाहिए। और ये जो थे वह औद्योगिकरण के खिलाफ थे। तो यह इतना बात आ गया समझ में? बोलिए यस और नो।
यस सर। अब है कि कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, उससे पहले थोड़ा हम क्वेश्चन एक है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों को कैसे कैसे अत्याचार किए। तो देखो, मजदूरों को मजदूरी कम देते थे, काम के घंटे अत्यधिक थे, काम के घंटे का लिमिट नहीं था कि कितना उसको काम करना है। कभी-कभी ऐसा होता था कि रात-रात भर फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। मज़दूरों को काम करने के लिए स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसको ना सोने का ठीक था, ना उसको रहने का ठीक था। देखो यहाँ कैसे मज़दूर यहाँ पर काम कर रहा है, और यह जो थे सेंट साइमन है। यह कोई सेंट साइमन है कि कार्ल मार्क्स है? ज़रा हमको बताना है कि सेंट साइमन है या कार्ल मार्क्स है? जल्दी इसका आंसर हमको दीजिए। सेंट साइमन है या कार्ल मार्क्स है? जल्दी बताइए। बताइए। अब है रॉबर्ट ओवेन। इंग्लैंड में जो ब्रिटिश का समाजवाद का जो जनक था, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन को ही कहा जाता है क्या, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। इनकी ऐसी मानना था कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का जन्म हुआ है, उससे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। जो औद्योगिकरण हुआ है उस व्यवस्था के फलस्वरूप, उसके बाद जो कारखाना का जो जन्म हुआ है, जो फैक्ट्रियां जो लगाई गई है, उसमें जो लेबर्स काम करते हैं, उसका शोषण किया जा रहा है। अतः श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पर आदर्श कारखाना की स्थापना की। इन्होंने मजदूरों के हित के में सोचा और अच्छा काम किया। क्या क्या उन्होंने किया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने मजदूरों के मजदूरी को बढ़ा दिया, काम के घंटे कम कर दिए, मजदूरों के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था किया गया ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके, रहने सहने खाने इलाज की व्यवस्था किया गया, हेल्थ की व्यवस्था किया गया, फूड की व्यवस्था किया गया। उसके बाद जो है उसके पढ़ने के उसके बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया गया। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे, ये भी एक क्या थे, समाजवादी थे, जो मजदूरों के हित की बात करते थे। तो कहने का सेंस ये है कि रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़ लिए, सेंट साइमन के बारे में पढ़ लिए, और हमने समाजवाद को जाना कि समाजवाद है क्या। इनमें से कुछ फेमस यूटोपियन जो समाजवादी थे, अगर कह सकते हो कि प्रमुख यूटोपियन समाजवादी थे, उनमें से हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। वह थे सेंट साइमन, फैरियर, लुई वाला और रॉबर्ट ओवेन। ये सभी जो थे, ये नाम आप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सभी जो हैं क्या थे, यूटोपियन समाजवादी थे, जो फेमस थे, प्रमुख थे। तो इनको आप जो है क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इनमें से अभी आप देखिए कि सेंट साइमन का क्या कहना था कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार उनको काम मिलना चाहिए। हैरियर जो थे वह फैक्ट्री का विरोधी थे। लुई वाला जो थे राजनीतिक सुधार चाहते थे। जो लुई वाला जो देख रहे हैं, वे चाहते थे कि वह राजनीतिक सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो। और रॉबर्ट ओवेन जो थे, वह कहते थे कि जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है। यहां पे एक पॉइंट है कि जो संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो कहने का सेंस ये है कि कह रहा है कि जो श्रमिक, जो लेबर सेटिस्फाइड है, जिसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही में रियल में क्या है, लेबर है। तो इन तरीके से यह किसका कहना था, यह रॉबर्ट ओवेन का कहना था।
तब तो इन्होंने देखो मजदूरों के शोषण से बचाने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया कि एक आदर्श कारखाना की स्थापना की, उसमें वो अपना मजदूरों को जॉब दिया, मजदूरों का उनकी मजदूरी को बढ़ाया, उनके काम के घंटे को तय कर दिए, उनके बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था किया गया, ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके, रहने, खाने, इलाज की व्यवस्था किया गया। तो इस तरीके से आप अब है कार्ल मार्क्स। अब जो है कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की बात आ गया। एक चीज सबसे पहले देखो यहाँ पे है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वह 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि वकील थे। धर्म उनका था यहूदी, बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया। शिक्षा बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में उनका हुआ था। यह मॉन्टेस्क्यू और हीगल के विचारों से प्रभावित थे। उसके बाद जो है 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त जेनी से उनका विवाह हुआ था। उनकी पूछ सकता है कि उनकी शादी किससे हुआ है, तो उनकी बचपन की दोस्त जेनी के साथ हुआ है। 1844 में उन्होंने घर छोड़ दिया और पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी मुलाकात हुई। 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला, जिसे कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। एक चीज है कि इन्हें जो है मॉडर्न सोशलिस्ट कहा जाता है। इन्हें आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो अभी जो हम कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वह 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ है। पिता का नाम उनका हेनरिक मार्क्स थे, जो एक फेमस वकील थे। उनका जो धर्म था वह यहूदी था। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। शिक्षा उनकी बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। यह मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन की दोस्त जेनी से वह क्या किए? शादी किए। और साथ ही साथ 1844 में उन्होंने घर छोड़ दिया और पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी क्या हुई? मुलाकात हुई। और 1848 ईस्वी में उन्होंने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कौन निकाला था? तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स। और यह जितना डेट आप देख रहे हैं यह सभी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिस प्रकार खाना खाते हैं, खाना को नहीं भूलते हैं, ठीक उसी प्रकार यह डेट को आप लोग नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कार्ल मार्क्स थे वह किनके विचारों से प्रभावित थे? तो यहाँ पे आप बताना होगा कि मॉन्टेस्क्यू और हीगल के विचारों से वह क्या थे? प्रभावित थे। क्वेश्चन एक बार हम देखे थे कि यह भी पूछा हुआ था कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम जेनी था। इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना होगा कार्ल मार्क्स। 1867 में उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल कौन है? दास कैपिटल। माने कहा जाता है, ऐसा है नहीं, यह एक कहा गया है
कि उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है दास कैपिटल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दास कैपिटल कौन लिखा? तो आपको बताना होगा कार्ल मार्क्स। 1883 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स की क्या हो गया? निधन हो गया। तो उनका कार्यकाल कब से था? 1818 से लेकर 1865 तक। तो यह डेट आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। याद रहेगा ये सब चीज? बोलिए। यस सर। यस सर। अब है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत क्या था? तो उनका सिद्धांत था कि वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, वह क्लास स्ट्रगल की बात कहते थे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते थे, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। एक तरह से कहिए तो वह चाहते थे कि राज्य विहीन हो, वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। और जो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आप लिखिए। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत यह जो है बहुत ही वीवीआई है। तो यहाँ जो है इस चीज को याद कर लेंगे कि यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत को अपनाता था, यह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को मानता था, यह राज्य विहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना चाहता था, यह इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना चाहता था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत चाहता था। और कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में बांटा। यह क्वेश्चन तो बहुत वीवीआई है कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में बांटा। कि सबसे पहले आदिम साम्यवाद युग था, कि जब देखिए यहां पर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहले जो आदि मानव का जन्म हुआ, तो आप देखेंगे उस समय क्या कोई जाति प्रथा था? कोई ऊंच कोई नीच था? क्या उसमें क्लास था? भाई जहां कहीं घुमा वह लोग समूह में घुमा करते थे, कंद मुंद खाकर अपना जीवन की जिंदगी क्या करते थे? बिताते थे। तो सबसे पहले आदिम आदिम जो था, आदि मानव जो थे, वह साम्यवादी युग का था। दासता उसके बाद गुलामी का युग आया, उसके बाद सामंती युग आया, फिर उसके बाद पूंजीवादी युग आया, तब आया समाजवादी युग। और साथ ही कार्ल मार्क्स ने यह बोला कि एक छठा युग भी आएगा, जो वर्ग विहीन युग आएगा, जिसे मजदूर लोग लेकर आएंगे। और उनका यह कहना बिल्कुल सही था। जब कार्ल मार्क्स के यह बात जो उन्होंने बताया कि छठा युग ये भी आएगा कि जो वर्ग विहीन युग होगा, इसमें मजदूर लोग लेकर उसको आएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि ऐसा हुआ। मजदूर लोग जो है, जब मजदूर लोगों को लगा कि नहीं हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, सचमुच हमको शोषण किया जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने राइट्स को जाना कि हमारा राइट्स क्या कहता है। और 1 मई 1890 ईस्वी को मजदूरों ने अमेरिका में हड़ताल किया और मजदूर दिवस मनाया गया। और अभी भी देखते हैं कि 1 मई को लेबर्स डे मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई 1890 ईस्वी से क्या किया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। और आज भी इस दिन को हम मजदूर दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। अब यहां पर देखिए साम्यवाद को जरा ठीक से समझिए कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस क्या है। जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ उसका कोई भेदभाव नहीं होता है, साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद का देन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। देखिए कैसे जब कार्ल मार्क्स को फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलन हुआ, तो उन्होंने साम्यवाद पर क्या किया? फोकस किया। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहता है और इनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। राइट्स
एंड ड्यूटी। यह दोनों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की बात करता है। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा, सबको एक समान राइट्स जस्टिस मिलेगा, न्याय से कोई वंचित नहीं होगा, और मानवता ही एक जाति होगी। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई जाति नहीं होता है। इसलिए बाबू, जब आप लोग को भी हम पढ़ाते हैं, 9th क्लास में पढ़ाएं या 10th में पढ़ाएं, 11th 12th किसी भी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, जब हम क्लास लेते हैं, तो हमारे लेक्चर में इतना जरूर होता है कि हमने मानवता की, हमने बताया, हम प्रत्येक क्लास में हम बताते हैं कि मानवता ही एकमात्र जाति है। जब कोई एक्सीडेंट कर जाता है, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट कर जाता है और उसको ब्लड की जरूरत होती है, तो क्यों नहीं वो कहता है कि हमारे कास्ट का खून दीजिए? उसको वहां पर डॉक्टर जो है कहता है कि तुरंत आपके ब्लड के ग्रुप को जांचेगा और तुरंत कहेगा कि नहीं, इसको बी दीजिए, बी पॉजिटिव की जरूरत है, बी निगेटिव की जरूरत है, ए पॉजिटिव की जरूरत है, निगेटिव को, और तुरंत वह खून, वह चाहे वह मुस्लिम का खून हो, चाहे वो सिख का खून हो, चाहे ईसाई का खून हो, चाहे वह पासवान का खून हो, चाहे वह दुसाध का हो, चाहे चमार का हो, चाहे डोम का हो, किसी का भी हो, आपके ब्लड में आपको ब्लड चढ़ा दिया जाता है आपको जिंदा करने के लिए। लेकिन फिर वही आप जब जब खा पी के मोटा जाते हैं, तो फिर आप जाति पाति करने लगते हैं। तो ऐसे इस तरीके से क्या हमारा देश डेवलप करेगा? और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो पॉलिटिशियन का है। जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो अपना रोटी सेकने के लिए लोगों, यह क्या करता है, भोले भाले लोगों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मानवता ही एकमात्र जाति होनी चाहिए, मानवता, ह्यूमैनिटी। यह कार्ल मार्क्स का कहना था। तो कार्ल मार्क्स एक और सुंदर बात बोले थे कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ। देखो यहां पे लिखा है कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। यह कार्ल मार्क्स का कहना था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। यह कथन किनका था? यह कथन कार्ल मार्क्स का था। तो अभी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझे, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में बांटा, यह सभी आप लोग पढ़ लिए। यह क्लास कैसा लगा आपको? यहां तक आपको हम पढ़ाएं, फिर इसके आगे का जो चीज होगा हम आपको बाद में बताएंगे, कल के क्लास में बताएंगे। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।